नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और जिसमें हमने हमारी जो गद्य और पद्य साहित्य था, यानी कि गद्य और पद्य में जितने चैप्टर थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम कर रहे हैं हमारा कथा साहित्य, यानी कि हमारी कहानियाँ पढ़ रहे हैं। और कहानियों में हमने पहली कहानी पढ़ ली है ध्रुव यात्रा। आज हमारी सेकंड कहानी शुरू होने वाली है और जिसका नाम है पंचलाइट। अब आप सभी को मैं बता दूं कि पंचलाइट किनके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ये जो हिंदी साहित्य जगत में है, हिंदी साहित्य जगत है, उसमें आंचलिक कहानियों के यानी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए, यानी कि प्रसिद्ध हुए। ठीक है। अब आंचलिक कहानी क्या होती है कि हमारे जन सामान्य से ली हुई, यानी कि हमारे ग्रामीण अंचल से ली हुई, हमारे जो सामान्य बहुत ही साधारण जन जीवन से निकाली गई उन पक्षों को, उन कहानियों को, उन विषयों को उन्होंने अपनी रचना का विषय बनाया है। तो ऐसे ही फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानियों में से ये कहानी प्रस्तुत है जिसका नाम है पंचलाइट। और पंचलाइट यहाँ पर किसका एक प्रतीक है कि एक ग्रामीण भाषा में पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहा गया, तो उसी पंचलाइट के बारे में बताया गया। अब सबसे पहले हम यहाँ लेक्चर नंबर 1 के रूप में जो करने वाले हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का परिचय, जीवन परिचय, उनका कुछ साहित्य से जुड़ी हुई उनकी कृतियां और कहानी को लेकर या आंचलिकता के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, उस चीज को लेकर हम यहाँ उनके जीवन के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है और कैसी रचनाओं के वे पक्षधर थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ये है हमारे फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखिए उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में स्थित ओराही हिंगना ग्राम में 4 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए कहाँ हुआ था। आप ग्राम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि हिंगना ओराही, ये तो है क्या इनका गांव। उसके बाद ये गांव कहाँ पर आया है, पूर्णिया जिले में। जिले का नाम क्या है, पूर्णिया, और ये कहां पर है, बिहार में। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले के हिंगना ओराही गांव में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, 4 मार्च सन 1921 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब आते हैं कि आपने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। समाजवादी विचारकों का इन पर स्पष्ट प्रभाव था। समाजवादी विचारक क्या होते हैं, समाज को लेकर जो विचार होते हैं, समाज के पक्ष में या समाज को लेकर जो लोग जाति पात या धर्म के विषय में या सामाजिक भेदभाव के बारे में अपना ज्ञान बटोरते रहते हैं या अपना ज्ञान फैलाते रहते हैं, उनके विरोध में आलोचक के रूप में कार्य करना, ये सब कार्य समाजवाद विचार के जो लोग होते हैं वो करते हैं। उनमें से फणीश्वर नाथ रेणु भी एक थे कि उन्होंने भी समाजवाद विचारकों का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा कि जो सामाजिक धरातल के बारे में, सामाजिक व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए, सामाजिक जनजाति परिप्रेक्ष्य को ऊपर उठाने के लिए, इस तरह के कार्य करने के लिए वे इन विचारों से, जो भी समाज के लोग इन विचारों के तहत कार्य करते थे, समाज को ऊपर उठाने के लिए, उसमें रहने वाले व्यक्तियों का विकास करने के लिए, उसमें रहने वाले बालकों का विकास करने के लिए, महिलाओं का विकास करने के लिए, ठीक है, तो सारी चीज़ों के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, उनके अधिकारों के लिए, जो भी ये सामाजिक विचारक लोग ये कार्य करते थे, उनके फणीश्वर नाथ रेणु जी पक्षधर थे, यानी कि इनका बहुत ही प्रभाव पड़ा था उनके जीवन में। ये समाजवादी दल के सक्रिय सदस्य भी रहे। इनके लेखन पर बंगला भाषा और साहित्य का व्यापक प्रभाव पड़ा है। क्या, बंगला भाषा का, बंगाल जो पश्चिम बंगाल है वहां पर बंगला भाषा बोली जाती है और बांग्ला भाषा का इनके लेखन और साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा है। रेणु जी 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को दिवंगत हुए, यानी कि उनका निधन हो गया। और निधन कब हुआ है, 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में। अब देखिए हम यहाँ वापस से थोड़ा सा इसको टैली कर लेते हैं। तो क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च सन 1921 ईस्वी में
हिंगना औराही पुण्य बिहार में हुआ था, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 4 मार्च 1921 ईस्वी में बिहार के पूर्णिया जिले के हिंगना औराही गांव में हुआ था। ठीक है, अब है कि आपने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के बाद उनके ऊपर समाजवादी विचारकों का बहुत प्रभाव पड़ा और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता भी वे बन गए। और अंत में 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। ठीक है, और बांग्ला भाषा का इनके ऊपर बहुत ही अत्यधिक प्रभाव था। बांग्ला भाषा इनके साहित्य में भी देखी जाती है, सभी जगह आप देखेंगे तो बांग्ला भाषा का कुछ न कुछ पुट आपको देखने को मिलता है। तो 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी। 4 मार्च 1921 में उनका जन्म हुआ। तो याद हो गया आपको ये सारा जीवन परिचय। कई बार कहते हैं कि मैम जीवन परिचय कैसे लिखे, कैसे याद करें, तो इतना तो याद हो ही गया है हमें। फिर से रिपीट कर लेते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो जन्म है 4 मार्च 1921 ईस्वी में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक स्थान पर हुआ था और उनकी इंटर तक की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद में वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। सामाजिक विचारकों का इनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। बांग्ला भाषा का इनके साहित्य में असर देखने को मिलता है और 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। याद हो गया सभी को। आगे चलते हैं, अब कृतित्व की बात करते हैं। कृतित्व क्या होती है? रचनाएं उनकी। ठीक है, अब जीवन परिचय में आप जो हमने जीवन परिचय लिखा है उसमें आप कृतित्व भी थोड़ा सा लिख लेते हो, वो पूरा साहित्य परिचय और जीवन परिचय हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, रेणु जी की कथा संग्रह है ठुमरी। अब देखिए कथा साहित्य बहुत ज्यादा लिखे इन्होंने, कथा संग्रह यानी कि कलेक्शन है इनकी, स्टोरी का कुछ कलेक्शन है, उन कलेक्शन का नाम है ठुमरी तथा आदिम रात्रि की महक, ये 2 उनके कथा संग्रह है। मैला आंचल, परती परिकथा तथा दीर्घ तपा इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। और ये उपन्यास मैला आंचल, परती परिकथा और दीर्घ तपा ये इनके उपन्यास है और ये उपन्यास आंचलिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि अंचल से। अब आंचलिक क्षेत्र क्या होता है? ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का आंचल क्या है? गांव, ग्रामीण परिवेश। और यही ग्रामीण परिवेश के अंदर से लिए हुए कुछ सुख और कुछ दुख और कुछ हंसी खुशी के जो तत्व है, जो भी समय है, जो पहलू है, कुछ समय उन्होंने गुजारा है, कुछ लोगों का देखा है, ऐसे ही आंचलिक परिवेश से उन्होंने अपने साहित्य के विषय उठाए थे। तो ये जो उनकी कहानियां हम देखते हैं, कहानियों में भी उनकी आंचलिकता देखने को मिलती है, तो उपन्यास में भी उनकी आंचलिकता देखने को मिलती है और एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में वे जाने जाते हैं। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। आगे देखिए कि कथा, शिल्प एवं भाषा की दृष्टि से यहाँ पर आ गया कि कथा नहीं कहेंगे, यहाँ हो गया हमारा कला पक्ष। कला पक्ष में शिल्प एवं भाषा शैली की बात करते हैं। ठीक है, रेणु आंचलिक कथाकार थे। कैसे थे? आंचलिक कथाकार के रूप में सिर्फ फणीश्वर नाथ रेणु जी का ही नाम आता है, अन्य किसी और का नाम नहीं आता है। तो रेणु आंचलिक कथाकार थे। प्रेमचंद के बाद ग्रामीण वातावरण और उसकी समस्याओं का मार्मिकता और यथार्थता के साथ प्रस्तुत करने वाले आप पहले साहित्यकार माने गए हैं। प्रेमचंद कथा सम्राट कहे जाते थे, सभी को पता है, उपन्यास सम्राट कहे जाते थे, सभी को पता है, लेकिन प्रेमचंद एक युग को लेकर चले थे। प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद के समय का जो युग था, वे कथा एक युग प्रवर्तक माने जा सकते थे। उन्होंने अपनी कथाओं और उपन्यासों को भी मतलब एक वास्तविक जीवन शैली के रूप में लिया था। धारा मतलब इस जमीन से जुड़ी हुई तत्वों को लिया था। कहे कि उनकी कथाओं की बात करें तो कथाओं में देखिए आप कफन की बात करें, या फिर आप बड़े घर की बेटी, या फिर पंच परमेश्वर, ईदगाह, ऐसी कहानियां हैं जो जीवन के वास्तविक सत्य को, यथार्थ को प्रकट करती है और मनुष्य के जीवन में होने वाले मर्म को स्पष्ट करती है, यानी कि दुख को। मर्म क्या होता है? दुख, पीड़ा को स्पष्ट करती है। ऐसे ही उनकी कथाओं का जो विषय था वो संपूर्ण मनुष्य की जीवन शैली से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में या आंचलिक कथाकार के रूप में रेणु जी प्रसिद्ध हुए हैं, तो प्रेमचंद के बाद में, प्रेमचंद युग की बात करें, प्रेमचंद युग में केवल प्रेमचंद ही ऐसे थे जिन्होंने इतने सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया था और ये जो धार्मिक, जो भी जातिगत भेदभाव है, इन सबको प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। उसके बाद जो कथाकार आए हैं उनमें आप जयशंकर प्रसाद को भी ले सकते हैं। उसके बाद ये फणीश्वर नाथ
नाथ रेणु को भी ले सकते हैं। तो आंचलिक कथाकारों के रूप में केवल एकमात्र एक ही कवि थे जिनका नाम, एक ही लेखक थे, एक ही कथाकार थे जिनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो प्रेमचंद के बाद में जो कथाकार आए हैं आंचलिक कथाकार के रूप में जो प्रतिष्ठित हुए हैं वो एकमात्र फणीश्वर नाथ रेणु ही है। ठीक है, प्रेमचंद से आपकी विशेषता यह है कि जहां प्रेमचंद को जनजीवन से केवल सहानुभूति थी, केवल क्या थी, सहानुभूति थी, कि वहां उन्होंने कफन कहानी लिखी है, ईदगाह कहानी के माध्यम से हामिद की मनोव्यथा का वर्णन किया है कि एक बच्चे के मन में कैसे कैसे विचार आते हैं जब आर्थिक तंगी होती है, आर्थिक तंगी को वो कैसे स्पष्ट करता है। कफन के माध्यम से उन्होंने बताया कि जीवन कितना निकृष्ट हो चुका है, लोग अपने सगे संबंधियों के भी नहीं हो पा रहे हैं। बड़े घर की बेटी के बारे में भी आप देखिए तो एक लड़की जो अपने बड़े घर से आती है और अपने ससुराल वाला जो घर होता है उसमें तादाद में स्थापित नहीं कर पाती है, या जो ये ससुराल वाले जो लोग हैं वो उसके साथ तादाद में स्थापित नहीं कर पाते हैं। ऐसी कई कहानी है। उसके बाद आप प्रेमचंद की कहानियों उपन्यासों में निर्मला को ले लीजिए, गोदान को ले लीजिए, तो ऐसे उपन्यास जो जीवन से जुड़े हुए हैं उनके साथ प्रेमचंद की पूरी सहानुभूति है। मतलब उन्होंने सिर्फ दया का भाव प्रकट किया है, उन्होंने दया मतलब करुणा झलकती है उनकी रचनाओं में। वहां रेणु ने उसके साथ आत्मीयता और तादात्म्य का संबंध स्थापित कर लिया है। जैसे प्रेमचंद ने सहानुभूति व्यक्त की है वैसे यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु ने क्या करा है, उनके साथ आत्मीयता बनाई है। आत्मीयता यानी कि वे उनके, ऐसा लगता है वे उनसे ही जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ ही रहने वाले लोग हैं, उनके साथ ही उनका जनजीवन जो जीवन है वो हो रहा है। और तादात्म्य का मतलब होता है उनके साथ बैलेंस किया है, यानी कि जीवन के जो तरीके हैं उनके साथ जो उनका जो जीवन है, ग्रामीण अंचल का जो जीवन है उस जीवन के साथ उन्होंने बैलेंस कर लिया है, तादात्म्य स्थापित कर लिया है। आपकी हैसियत दर्शक की न होकर भोक्ता की रही है कि सहानुभूति देखकर आप केवल सहानुभूति के रूप व्यक्त करते समय केवल आप दर्शक नहीं हो, केवल आप देख नहीं रहे हो, बल्कि आप उनके साथ ही घुल मिल गए हो। ऐसा लगता है कि आप भोक्ता के रूप में उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया है। निम्न मध्य वर्ग के जीवन को आपने विशेष रूप से अपनी कहानियों का विषय बनाया है। आपकी प्रसिद्ध कहानियां हैं पान की बेगम, रस पीरिया, तीन बिंदिया आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। रेणु में संवेदना और निरीक्षण की अपूर्व शक्ति थी। संवेदना, उन्होंने इमोशंस को यानी कि आप कह सकते हैं संवेदनाओं को निकालने का प्रयास किया है, और निरीक्षण की यानी कि जांच परख, निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। तो ऐसे ही निरीक्षण की मतलब बारीक से बारीक चीजें देखने का उनमें एक अद्भुत क्षमता थी। हिंदी कथा जगत में आपका उदय एक ऐतिहासिक घटना है। कथा में आंचलिकता का सन्निवेश तो आपका वैशिष्ट्य है। आंचलिकता की जब भी बात आती है कि आंचलिक कहानियों का श्रेय किसे जाता है, आंचलिक उपन्यासकार का श्रेय किसे जाता है, या आंचलिक लेखक किसे कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम याद रखना है। आंचलिक कथाकार या आंचलिक धरातल की बात आती है, वहां पर फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम आ जाता है। शिल्प के स्तर पर भी आपने, शिल्प यहाँ भाषा की बात आ जाएगी, व्याकरणिक दृष्टि की बात आ जाएगी कि शिल्प के स्तर पर भी आपने रिपोर्टाज शैली का उपयोग करके किस्सा गोई को नई दिशा प्रदान की है। किसी किस्से को बताना, कोई वाकया हुआ है, उस वाकये को धारा प्रवाह रूप में बताना क्या होता है, रिपोर्टाज होता है। तो उसमें भी फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है और उसका संस्कार किया है। इनकी कहानियों में सूक्ष्म ताने बाने बुनने का अपूर्व कौशल लक्षित होता है। गहरी संवेदनशीलता और ध्वनि चित्रात्मक सघन संगीतात्मकता आपकी कथा शैली की उल्लेखनीय विशेषताएं है। प्रभाव बिंबों की योजना द्वारा कहानी के वातावरण को वास्तविक और चित्रोपम बनाने में आप सिद्धहस्त हैं। अब कहानी की एक बात बताइए, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम कहानी लिखते हैं तो क्या हम बिल्कुल उस समय में चले जाते हैं, क्या उस कहानी में हमारा लिखने का तरीका उस तरह का होता है कि हम उस गांव में चले गए और गांव में हम ये सब सारा जो वाकया हम पढ़ रहे हैं वो देख रहे, मतलब हमें दिखाई दे रहा है, चित्र के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु की कथा की यही विशेषता थी कि प्रभाव बिंबों की योजना थी, उनमें बिंब के रूप में वो उन कहानी को प्रस्तुत करते थे। वातावरण की वातावरण ऐसा तैयार करते थे जैसे सब कुछ वास्तविक तौर पर होता है, और चित्रोपम बनाने के लिए बिल्कुल जैसे चित्र की पिक्चर हमें दिखाई दे रही है ऐसा वातावरण वे तैयार करते थे, और उसमें उनको महारत हासिल थी। और ये सब आंचलिकता के क्षेत्र में ही हो सकता है। और आंचलिक कथाकार उपन्यासकार कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, आपकी कहानियों का रचना विधान
औपन्यासिक कहा जा सकता है। उनमें पात्रों, घटनाओं और भाव चित्रों का बाहुल्य हुआ करता है। मतलब घटनाएं बहुत सारी हो जाती है, पात्र भी बहुत सारे हो जाते हैं, यानी एक दो पात्रों को लेकर वह कहानी की रचना नहीं करते हैं, एक ही चरित्र को लेकर वह इर्द गिर्द नहीं घूमते हैं। इनके आंचलिक जो रचनाएं हैं उनके अंदर, क्योंकि आंचलिक परिवेश से ली गई है, ग्रामीण समुदाय से ली गई है, ग्रामीण समुदाय में वे झुंड के रूप में कार्य करते थे, यानी कि समूह को लेकर चलते थे, पूरे समूह को रिप्रेजेंट करने का उनकी कथा का मोटिव होता था। ठीक है, आगे देखिए कि कथा तंतुओं की बहुलता और उसके बिखराव को आप अत्यंत सीधे रंग से एक विशेष बिंदु अथवा मुहूर्त की ओर मोड़ देते थे। इसके फलस्वरूप कहानी का जो प्रभाव है वो सघन, मार्मिक और स्थायी हो जाता था। अब क्या होता था कि वो जो भी कहानी लिखते थे उसमें पात्रों का बिखराव कर देते थे, कहानी का बिखराव कर देते, यानी कि उसको फैलाने की कोशिश करते, कहानी को आगे चलाने के लिए। उससे क्या होता था कि जो कहानी है वो थोड़ी सी सघन यानी कि गहरी हो जाती थी। हम अंदर से जानने की कोशिश कर सकते हैं कि फर्नीचर नाथ रेणु इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। मार्मिक होती थी और स्थायी उठता था। लेकिन ये बात यह है कि उनकी कहानियों में, चाहे वे आंचलिक धरातल से ली गई हो, चाहे वे सामाजिक परिवेश से ली गई हो, चाहे किसी भी परिवेश से या वातावरण से कहानी प्रस्तुत की गई हो, लेकिन उनका एक ही जो लक्ष्य होता था, जो उनका एक ही ध्यान जाता था, वो था समाज की मार्मिक और यथार्थता को स्पष्ट करना कि सामाजिक परिवेश उस समय कैसा था। समकालीन समय को व्यक्त करना उनका भाव था। रेणु जी कहानी की भाषा शैली को नई दिशा प्रदान करने वाले कथाकार थे। गांव में बोले जाने वाले विकृत शब्दों, अब क्या होता था कि कहानी के अंदर कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था जो गांव में विकृत यानी कि जो सही नहीं होते थे, है ना। मतलब आप जैसे गाली के रूप में हो गए, कुछ शब्द गालियां होती है। आज भी गाँव में कुछ शब्द ऐसे बोले जाते हैं, होती गाली है, गलत शब्द होते हैं, लेकिन ऐसे अच्छे से बोले जाते हैं क्योंकि वो उनकी भाषा में, उनकी जबान पर फिट हो चुके हैं। तो ऐसे शब्द जो ग्रामीण परिवेश में फिट हो चुके हैं, उन शब्दों का भी उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। रूपों तथा देशज शब्दों का मुक्त प्रयोग आपकी भाषा की प्रधान विशेषता रही है। ग्रामीण मुहावरे, अब देखिए जब भी भाषा शिल्प की बात आती है तो आपको क्या करना है कि रेणु जी कहानी की भाषा को नई दिशा प्रदान करने वाले कथाकार थे। गांव में बोले जाने वाले विकृत शब्दों का भी प्रयोग होता था, देशज शब्दों का भी मुक्त रूप से प्रयोग होता था, और ग्रामीण मुहावरों और कहावतों के जीवंत प्रयोग आपकी भाषा में देखे जा सकते हैं। बिहार के ग्रामांचलों से निजी स्तर पर जुड़े होने के कारण आपकी कथा भाषा में उनकी रोजमर्रा की शब्दावली बड़े सहज किंतु व्यंजक रूप से घुल-मिल गई है। अब बिहार राज्य में किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, कैसे कैसे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है। और उन शब्दों का अगर कहानी में समावेश किया जाता है तो इसमें कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है कि हमें कोई तकल्लुफ होगा। क्योंकि ये आंचलिक कथाकार है और आंचलिक कथाकार आंचलिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी प्रसिद्ध लंबी कहानी है तीसरी कसम। कौन सी? तीसरी कसम। हिंदी में लंबी कहानियों की यह एक परंपरा का सूत्रपात करती है कि तीसरी कसम कहानी इतनी लंबी है कि तीसरी कसम के बाद में अन्य कथाकारों ने भी इनकी कहानी को ध्यान में रखते हुए और लंबी कहानियां लिखना प्रारंभ कर दिया। तो ये लंबी कहानी की प्रवर्तक मानी जा सकती है, जिसका नाम है तीसरी कसम, और इसका फिल्मांकन भी हो चुका है, यानी कि तीसरी कसम कहानी को लेकर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो आपको जब भी मौका मिलता है आप वो फिल्म देखना, कि बहुत पुरानी फिल्म है, आप हो सकता है आप में से नहीं देखी हो, आपके पेरेंट्स ने देखी हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने देखी हो। ग्रैंड पेरेंट्स ने तो बिल्कुल देखी होगी क्योंकि उस समय की कहानी थी ये। तो आप जब भी समय मिलता है आपको तो इस फिल्म को जरूर देखना। तीसरी कसम कहानी में उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। इसके साथ देखिए बच्चों, आज हमने यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में कथा साहित्य की दूसरी कहानी के लेखक कथाकार फर्नीचर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, कहानी की किस प्रकार उनकी अभिरुचि थी और कैसे आंचलिक धरातल को लेकर वे कहानियाँ लिखते हैं, कैसे उनकी भाषा शैली है, उनकी भाषा शिल्प को यहाँ बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। ग्रामीण मुहावरों को, ग्रामीण कहावतों को, इन सभी का समावेश करके उन्होंने अपनी आंचलिकता को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 1 समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 2 के रूप में हम कहानी को लेकर प्रस्तुत होते हैं, हाजिर होते हैं, जिसका नाम है पंच लाइट। ठीक है, ओके, थैंक यू।